नमस्कार दोस्तों, ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में केवल 17 सीटें लड़ी, उसमें से केवल 6 जीती और वो कुछ इस तरीके से शो कर रही है कि जैसे उसने तो पूरा उत्तर प्रदेश जीत लिया है। भाई-बहन जहाँ भी जा रहे हैं, बड़े ग्लैड ग्लैड से दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश को इतनी दुआएँ दे रहे हैं, इतनी प्रशस्ति कर रहे हैं और शायद इसकी वजह ये है कि रायबरेली से राहुल गांधी को ठीक-ठाक जीत मिल गई और अमेठी से केएल शर्मा को भी अच्छी जीत मिल गई और वहां से स्मृति ईरानी हार गई। राहुल गांधी तो रायबरेली में ये तक कह आए कि मेरी बहन अगर काशी में चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी 2-2.5 लाख से चुनाव हार जाते। भाई किसने रोका था? उतार देते मैदान में या खुद ही चले जाते। बहरहाल आज मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं चर्चा कर रहा हूं उनके ही एक और दूसरे नेता प्रमोद तिवारी के बयान पर। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि साहब अगर मायावती भी हमारे साथ आ जाती तो हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीत लेते। अब मायावती इतनी प्यारी लगने लगी हैं इनको, इतनी अपरिहार्य लगने लगी हैं, तो अखिलेश यादव से भी पूछ लिया होता कि मायावती को अगर हम साथ जोड़ लेते तो कैसा रहता? क्योंकि अखिलेश यादव ही नहीं चाहते थे कि मायावती की किसी भी तरीके से इंडी अलायंस में एंट्री हो। एक ये थे और दूसरे केजरीवाल थे। क्योंकि दिल्ली में एक समय मायावती का ठीक-ठाक वोट परसेंटेज हुआ करता था, जिसको हड़प लिया है केजरीवाल ने, तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी राजनीति खराब हो। हालाँकि राजनीति तो उनकी खराब हो चुकी है। पंजाब में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, गुजरात में भी जिस तरह के नतीजे आए हैं, उनको सबसे बड़ा झटका लगा है। बहरहाल आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि मायावती को जो इस लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है, उनके वोट शेयर भी घट गए हैं। उनका इस बार खाता भी नहीं खुला है। 2019 में तो फिर भी 10 सीटें जीत ली थी उन्होंने। एक तरीके से वापसी की थी, क्योंकि 2014 में भी उनका खाता नहीं खुला था। अब 10 साल बाद 2024 में भी नहीं खुला है। तो एक तो मायावती का क्या होगा? मायावती ने इधर कुछ टिप्पणियां भी की हैं, कुछ सुर भी बदले हैं। और दूसरा विषय है, क्या योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं और 2027 में उनकी तीसरी बार वापसी में अब बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं? क्योंकि जिस तरीके के लोकसभा के नतीजे आए हैं उत्तर प्रदेश के, उसके बाद अब इन पर भी सवाल तो उठने शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया है। मेरे पास भी झारखंड से आज सुबह सुबह एक फ़ोन आया कि जी हम योगी आदित्यनाथ के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, वो हमारे माथे के तिलक हैं। क्या 2027 में उनकी वापसी में कहीं कोई संदेह है? तो इस पर भी आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। वीरेंद्र जी, सबसे पहले प्रमोद तिवारी के बयान पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, प्रमोद तिवारी तो कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं। अब तो लगभग वो 9 बार विधायक रहे हैं और 2 बार राज्यसभा के मेंबर हो गए हैं। वो हैं यूपी के, लेकिन वो राज्यसभा पहुंचे हैं राजस्थान से। तो और वो भी जो है जो जो कांग्रेस का राज्य परिवार है, उसके बड़े विश्वस्त सेवक रहे हैं और उनको इसी का उनको इनाम मिला कि वो राज्यसभा पहुंचाए गए दोबारा। एक बार तो समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से हो गए थे। तो प्रमोद तिवारी का बयान तो केवल कांग्रेस की इच्छा जो उनकी विशफुल थिंकिंग है, बस ये उसी का प्रतीक है। और और ये जो बात वो कह रहे हैं कि अगर मायावती भी साथ आ गई होती तो हम सब सीट जीत गए होते, वो ये भूल जाते हैं कि 2019 में सपा, बसपा, आरएलडी तीनों साथ आए थे और तीनों मिलकर के केवल सीट जीत पाए थे 15।
लेकिन यहाँ मैं ये बात साफ करना चाहूंगा कि बीजेपी की जो अब की बार जो यहाँ दुर्गति हुई है, उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की स्वयं है। अहंकार में डूबे हुए थे और इतने कॉम्प्लेसेंट थे और एकदम बस अब तो जीत ही लेंगे। यहाँ तक कि जेपी नड्डा जो है ये बता रहे थे कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। मनमाने तरीके से इन्होंने टिकटों का बंटवारा किया। राज्य इकाई और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संगठन की के बार बार कहने के बावजूद अगर टिकट नहीं बदला तो चुनाव हार जाएंगे। इन्होंने परवाह नहीं की, ये उसका परिणाम है। और ये 400 के पार का नारा जो है ये इनके लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ और इसने अपोजिशन का, विपक्ष का काम ये आसान कर दिया। गांव गांव में जाके बता दिया कि देखो भैया तुम्हारा आरक्षण गया, अगर ये आ गई तो जो है समाज तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाएगा। जबकि कोई भी सामान्य ज्ञान का आदमी समझ सकता है कि ये ऐसा होना संभव ही नहीं है। कैसे संभव हो सकता है? और वो पार्टी, क्या कोई पार्टी आत्महत्या करेगी? खैर फिर भी ये चल गया। तो जो प्रमोद तिवारी कह रहे हैं उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। और ये सब कहा जाता है चुनाव के बाद, जब बारात निकल जाती है तब ये कहा जाता है ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। तो इस तरह की अटकलबाजियां तो अनंत काल तक चल सकती हैं। दे डोंट हैव मच मीनिंग। अब ये पूरा 2.5 महीने चुनाव चला, परिणाम सामने आ गया, सरकार बन गई, तो उसके बाद अब इन अटकलबाजियों का कोई मतलब नहीं है। जहां तक कांग्रेस की बात है और जो समझ रही है उसका रिवाइवल है, तो एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि भारत में जो अब तो लोग जान गए हैं, जो अमेरिका का जो ग्लोबल डीप स्टेट है, जॉर्ज सोरोस, किस तरीके से वेस्टर्न पावर लगातार इस ताकत में लगी हुई है कि भारत जो है एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर के रूप में उभरने ना पाए और इनकी चौधराहट चलती रहे। और नरेंद्र मोदी लगातार इस चौधराहट को लगातार चुनौती दे रहे हैं और सफलतापूर्वक दे रहे हैं। दुनिया के 3 बड़ी ताकतें हैं जो दुनिया को चलाती हैं, उसमें 3 लॉबी, 3 पावर है, ऑयल, आर्म्स एंड मेडिसिन। फरवरी 2022 में यूक्रेन पे हमला किया रूस ने, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया। इंडिया पे दबाव था कि आप रूस से तेल न खरीदिए और क्रूड ऑयल मत खरीदिए। रशिया ने हमको कंसेशन ऑफर किया, नरेंद्र मोदी ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट कई गुना बढ़ा दिया, 60% तक पहुंच गया। और उसी क्रूड ऑयल को भारतीय रिफाइनरी ने, इंक्लूडिंग अंबानी और नारा जो पहले एसआर की थी, उसने उसी रशियन क्रूड को रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल यूरोप को बेचा। और जब ये सवाल पूछा गया यूरोप से, में एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि जितनी एनर्जी आप एक दोपहर में खरीदते हैं उतनी हम 6 महीने में खरीदते थे हम रशिया से। तो आप हमें क्या बता रहे हैं? आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 40-60,000 यूरो है और भारतीयों की पर कैपिटा इनकम 2,000 यूरो है। तो हमें पूरा अधिकार है कि हम अपने 140 करोड़ नागरिकों की एनर्जी सिक्योरिटी को एंश्योर करें। तो इसी सब के और दूसरा मामला है आर्म्स का। इंडिया ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा और उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम आने के बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स पूरी तरीके से अब बेकार हो गई है, न्यूट्रलाइज हो गई है, क्योंकि वो S-400 मिसाइल सिस्टम अगर जोधपुर में, गुजरात में, पंजाब में, कश्मीर में अगर तैनात है तो उसके 400 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा तो वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और वो पकड़ लेगा कि कहाँ कोई प्लेन फ्लाई कर रहा है, वेदर सिविलियन और मिलिट्री, और बस केवल उसको कमांड देनी कि आपको हिट करना है। और तीसरी है आपकी ड्रग एंड मेडिसिन लॉबी। सबसे बड़ा जो अमेरिकन ग्लोबल डीप स्टेट की जो कंपनी है ब्लैक रॉक, वो ओन करती है फाइजर को। इंडिया ने अपनी कोरोना वैक्सीन डेवलप की और एक जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की या कोई और कंपनी की वैक्सीन लेके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की। भारत ने 60 देशों को वैक्सीन फ्री उपलब्ध कराई, बाकी 40 देशों को बहुत ही कम कीमत पे उपलब्ध कराई। भारत के इस तरफ से फाइजर को और अमेरिकन कंपनियों को $700 बिलियन का नुकसान हुआ। तो ये तो वीरेन जी, वो तबे बैठे हैं।
जी, तो मैं उसी पे आपकी बात पे आ रहा हूँ। जी, जी, तो इन लोगों जी। ने ये यहाँ अभियान चलाया कि बीजेपी के हिंदुत्व आइडेंटिटी और राष्ट्रवाद को अगर आपको अगर गिराना है, तो भारत में जाति के दंगे को भड़काओ, कास्ट फॉल्ट लाइन को क्रिएट करो। इसके चलते बिहार में अभियान चलाया गया जातिगत जनगणना का सेंसस। इसके चलते बाकायदा स्वामी प्रसाद मौर्य से भगवान राम को रामायण को गालियां दिलवाई गई। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने भी जो उसमें खासकर उनके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने गालियां दी रामायण को, रामचरितमानस को। और आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह ने भी गालियां दी। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के बेटे स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म तो ये डेंगू है और कोरोना वायरस है और ये कोड़ है, लेप्रोसी है, इसका तो खात्मा कर दिया जाना चाहिए। ये ऑनलाइन तरीके से हुआ है ये। तो ये सब इन्होंने किया और बीजेपी का जो 400 पार का नारा था उसने इनका काम आसान कर दिया। तो इसलिए बीजेपी यहाँ जीत गई है, को यहाँ नुकसान हुआ। बाकी आप देखिए अन्य राज्यों में कहीं नुकसान नहीं हुआ। और महाराष्ट्र में होना था, बंगाल में नुकसान जरूर हुआ। तो ये जो और ये लगातार कहा जा रहा है अगर बीजेपी को रोकना है तो यूपी में रोकना होगा। प्रशांत किशोर जो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी यही कह रहे थे। योगेंद्र यादव भी यही कह रहे थे, यूपी में अगर रोक लिया तो बीजेपी को आप रोक लेंगे। तो ये कह सकते हैं कि अपोजिशन की साजिश यूपी में सफल हो गई और उस साजिश को सफल होने में बीजेपी के अहंकार ने भी पूरा साथ दिया। अच्छा ये बताइए, मायावती को जो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं? दूसरी बात देखिए ये है कि उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में काफ़ी मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिए थे। इसके बावजूद उनको मुस्लिम्स का उतना सपोर्ट नहीं मिला और जिससे थोड़ा-सा वो फ्रस्ट्रेटेड भी दिखाई दी। उन्होंने एक बयान भी दिया कि अब आगे से मुझे सोचना पड़ेगा कि पार्टी को नुकसान ना हो और चूँकि मुस्लिम समाज ने हमारा साथ नहीं दिया है, तो आगे से टिकटों के बारे में भी मैं सोच समझ करके फैसला करूँगी। उनके इस बयान का क्या मतलब है? और एक बार पहले भी वो इसी तरीके से मुस्लिम समुदाय से, समाज से काफ़ी नाराज़ दिखाई दी थी, जब विधानसभा का चुनाव हार गई थी। देखिए बहन जी को इसके अलावा एक बात का और जवाब देना होगा। जब आकाश आनंद कैंपेन का जो उनका भतीजा जब आकाश आनंद कैंपेन कर रहे थे, उनकी सभाओं में भीड़ आ रही थी और आकाश आनंद वाज कॉन्स्टेंटली टारगेटिंग द बीजेपी। तो उसके बाद एकाएक बहन जी ने आकाश आनंद को ग्राउंड ग्राउंड कर दिया, कहा नहीं अब जो है आपको जो है सभी पदों से मुक्त किया जाता है और आप जो है कुछ समय बाद आइएगा। आज तक बहुजन समाज पार्टी की ओर से इस बात का स्पष्टीकरण नहीं आया कि आपने अपने उभरते हुए नेता को क्यों रोक दिया। उसने बहुत एक्सटेंसिवली टूर किया था यूपी का, राजस्थान का भी किया था और वो राजनीति को लगभग समझ चुका था क्या है। और नेता जब लगातार दौरे करता है और लाखों लोगों के संपर्क में आता है तो उसको स्वयं जानकारी मिलती है फर्स्ट हैंड कि उसकी पार्टी के प्रति, उसके प्रति, उसकी पार्टी की नीतियों के प्रति लोगों के मन में क्या भाव है, उसको मालूम होता है। तो बहन जी ने पहले बात तो जो है आज तक इसका जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, बहन जी जो है ये की जो राजनीति रही है पिछले 25 सालों में, वो हमेशा जैसे आपने पढ़ा हुआ गणित में परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसको यहाँ कर दो उसको वहां कर दो, तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन की राजनीति अब नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जिस तरीके से यूपी की राजनीति को और देश की राजनीति को रीऑर्गेनाइज किया है, पुनर्गठित किया है और जिस तरीके से एक सकारात्मक मुद्दे के ऊपर सभी जातियों को जोड़ा है, जो जो उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, वो केवल कागजी नारा नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी ने सारी विकास योजनाओं का, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाया है बिना बिना जाति मजहब के भेदभाव के। 38 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पूरे देश में लोगों के खाते में गया पिछले 5 साल में। तो ये अपने आप में मैं मानता हूँ चमत्कार है। जितना भारत में कल्याणकारी और विकास योजनाओं में जितना भ्रष्टाचार था, उसको देखते हुए इससे मिरेकल। तो इस सब का तो बहन जी ने अपनी राजनीतिक रणनीति, अपना संगठन और टिकट वितरण के समय उन्होंने ये इस बात को कहीं फैक्टर इन ही नहीं किया, उन्होंने इस बात को कहीं संज्ञान ही नहीं लिया
कि पिछले नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में समाज में एक आमूलचूल परिवर्तन आ चुका है। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर आए हैं और अब सरकार को दावा करने की जरूरत नहीं है। लाभार्थी स्वयं आके बताते हैं कि साहब हमको जो है घर बैठे ये लाभ मिला, हमें किसी के पास हमें घूस नहीं देनी पड़ी, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा। तो बहन जी ने समाज के ग्राउंड रूट लेवल पे जो जो ये सब परिवर्तन आ रहे थे, इसका कोई उन्होंने कहीं नोटिस नहीं लिया और उन्होंने मान लिया कि 90 के दशक में जैसा जो उनका कोर वोटर है जाटा समुदाय, वो आंख मूंद करके भेड़ चाल की तरह उनको वोट देता रहेगा। जबकि समाज का ये स्वाभाविक नियम है कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास होता है तो उसकी कास्ट आइडेंटिटी उसी अनुपात में कमजोर होती चली जाती है। उसको ये मालूम हो जाता है कि कास्ट आइडेंटिटी से जो मुझको वोट देने का अधिकार मिल गया और मैंने अपनी पार्टी को सीटें दिलवा दी और मुझको इतना लाभ मिल गया, अब ये पार्टी मुझे इस सीमा से आगे नहीं दे सकती। अब ये काम मुझे ये पार्टी दे रही है, सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो। इन दिस केस भाजपा थी। तो बहन जी ने इन सारी जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, इसका कभी संज्ञान नहीं लिया। बहन जी ने इसकी भी कभी परवाह नहीं की कि उनके सारे बड़े नेता जो कुर्मी थे, राजभर थे, पासी समाज के थे, वो सब छोड़ करके समाजवादी पार्टी में चले गए। उसमें 2 तो एमपी भी हो गए, लालजी वर्मा एमपी हो गए, आर.के. चौधरी एमपी हो गए, एनजी सरोज जो कौशाम्बी से विधायक से हैं, उनका बेटा एमपी हो गया। तो बहन जी ने इसकी भी परवाह नहीं की। 90 के दशक में या 2007 में जब वो मुख्यमंत्री हुई थी, तब तक बहन जी इस बात की परवाह करती थी कि हर क्षेत्र से, पूरब है, पश्चिम है, बुंदेलखंड है, मध्य क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है, एक रीजनल नेता पार्टी का खड़ा हो और हर जाति का, हर समाज का एक नेता हो। बहुजन समाज पार्टी में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता था कि हमारे पास इस मंडल में अगर एक नेता जाटव है तो एक नेता हमारे पास जो है लोध जाति से भी हो, काची से भी हो, कुर्मी से भी हो और गुजर से भी हो, ब्राह्मण से भी हो। ऐसा नहीं कि बहुजन समाज पार्टी कभी किसी जाति के खिलाफ थी। तो एक एक करके 2007 से 12 के बीच में जो पार्टी ने अपना जनाधार बढ़ाया था और नेताओं की फौज खड़ी की थी, 20 से 22 लोकसभा की सीटें जीती थी, वो सारे नेता एक एक करके बहुजन समाज पार्टी से अलग हो गए। आज अगर आपको बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता का नाम अगर खोजना हो तो यूपी में आप किसी नॉन नेता का नाम याद नहीं कर पाएंगे कि कोई नेता है, क्योंकि सब चले गए या तो समाजवादी पार्टी में, या वो चले गए बीजेपी में, या वो चले गए कांग्रेस में। तो बहन जी ने कभी जो है, और बहुजन समाज पार्टी के साथ एक बात और है, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, यहाँ ऐसे नेताओं की लंबी संख्या है जो वो पिछले 3 दशकों से 4 दशकों से इस पार्टी के संग जुड़े हुए हैं। वो इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन पार्टी में बने रहते हैं। आपको बहुजन समाज पार्टी में एक ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो पार्टी से 4 बार 5 बार विधायक रहा हो या 3 बार सांसद रहा हो और आज भी पार्टी में बना हुआ हो। वहां पे आओ और आप टिकट लो, इलेक्शन जीत गए तो आप पार्टी में हो, इलेक्शन हार गए तो फिर आप अपनी राह, पार्टी अपनी राह। तो और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने या बीजेपी ने पिछले 10 साल में अपनों को रीऑर्गेनाइज किया है और ग्रासरूट लेवल तक जिस तरीके से अपने संगठन को चुस्त बनाया है, और जनता के बीच में हमेशा जो पब्लिक डिस्कोर्स का जो एजेंडा है, उसमें जिस तरीके से बीजेपी ने अपने को ताकतवर एजेंडा के रूप में स्थापित किया है, और लगातार जो बीजेपी के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता था, उसको बीजेपी ने बहुत सख्ती से, बहुत मेहनत से लड़ा और उस एजेंडा को उन्होंने पॉजिटिव एजेंडा में बदला। आम आदमी तक ये विश्वास पहुंचाया कि नो, बीजेपी स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट, बीजेपी स्टैंड्स फॉर एम्पावरमेंट, और ये करके दिखाया उन्होंने पिछले 10 सालों में। बहन जी लेकिन बहन जी ने कभी इसका संज्ञान नहीं लिया। तो आज उसका परिणाम ये है कि आज उनकी पार्टी बिखर गई है। आज उसका परिणाम ये है कि उनका अपने कोर वोट बैंक से भी कोई संवाद नहीं है, और जो गांव में गरीब लोग रहते हैं वो केवल आज भी हाथी को के नाम पे वोट दे रहे हैं। अब उन्होंने देख लिया कि बहुजन समाज पार्टी की एक सीट नहीं आई है, तो निश्चित मानिए 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का इससे बुरा हाल होने वाला है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और ये आज भी
आज भी उनका एक ही विधायक है केवल, और वो भी राजपूत है बलिया से। जी, एक ही जी। विधायक है उनका असेंबली में। लेकिन इधर जो मायावती ने एक बयान दिया है जम्मू कश्मीर में जो हाल में आतंकवादी वारदातें हुई हैं उसको लेकर के, अब कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में अभी हाल में जो आतंकवादी वारदातें हुई हैं जिसमें अधिकांश एक वर्ग विशेष के निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया है, अर्थात हमला किया गया है, ये अति दुखद और निंदनीय है। फिर लिखती हैं दूसरे ट्वीट में, ऐसे आतंकी तत्वों को ढेर करने के लिए सरकार व सुरक्षा बलों द्वारा जो भी सख्त कदम उठाए गए जा रहे हैं ये सराहनीय हैं। बीएसपी इसका समर्थन करती है, लेकिन इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना उचित नहीं है। एक तो एक वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। मैं तो इस दूसरे मामले में जी। दूसरे उन्होंने कहा है कि जो वहां हमलावर ढेर किए गए हैं हम उसका समर्थन करते हैं और सराहना करते हैं। ये बहुत साहसिक बयान है उनका एक तरीके से। कोई विपक्षी दल, खास तौर से बीजेपी विरोधी दल, इस तरह के बयान देने से हमेशा बचते रहे हैं। मैं तो बहन जी की के साहस की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने सच को कहने का साहस दिखाया, और बहन जी ने ये बात साफ कर दी है कि ये जो तथाकथित इंडी अलायंस है, ये घनघोर रूप से हिंदू विरोधी है। ये केवल मुसलमानों की बात करता है, और राहुल गांधी जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, जिस तरीके का नंगा जातिवाद फैला रहे थे, अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जो उनका सेकेंड एडिशन था, जिस तरीके से उन्होंने रायबरेली में एक टीवी रिपोर्टर से पूछा तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है, तो जो 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 राहुल गांधी के जातिवाद का जो घिनौना चेहरा सामने आया था, वो केवल जो एजेंडा जॉर्ज सोरोस का था कि हिंदुओं को जाति के आधार पे बांटो, उसी पे काम कर रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बहन जी ने एक बहुत ही मानवतावादी एटीट्यूड के दृष्टिकोण के साथ जो ये स्टैंड लिया है, वो ये साफ रेखांकित करता है कि वो जो आतंकवाद के जो शिकार हैं वो किसी जाति मजहब के हों, इट्स अ लॉस टू ह्यूमैनिटी। ये 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 मनुष्य थे, निर्दोष लोग थे जो आतंकवादियों की गोली से मरे हैं, और ये निंदनीय है। ये निंदा करने का साहस उन्होंने उठाया, और ये साहस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल या ममता बनर्जी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से नहीं आया, बल्कि राहुल गांधी ने तो पीएम के ऊपर ही अटैक किया कि नरेंद्र मोदी बधाइयां लेते हुए घूम रहे हैं और कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं। उन्होंने कभी जो है इस आतंकवादी हमले की निंदा नहीं की। और एक बात और भी है, कभी भी कोई आतंकवादी हमला अचानक नहीं हो सकता। आतंकवादी हमले की लोकल लॉजिस्टिकल सपोर्ट के साथ महीनों तैयारी चलती है, और इससे ये साफ होता है कि पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार वापस नहीं लौट रही है, और अगर इंडिया अलायंस पावर में आएगा तो हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। अब उनकी तैयारी हो चुकी थी, उनको काम करना था, और उनको नरेंद्र मोदी सरकार के सामने एक शर्मिंदगी का, एक एम्बेरसमेंट की स्थिति को खड़ा करना था। इसलिए एक नहीं 4 अटैक हुए, और एक ही अटैक में जो हमला बस पे हुआ उसमें 15 आदमी मारे गए हैं। तो अब आप इससे और इसके बाद लोगों को समझ लेना चाहिए, ये लोग जो गरीबों की बात करते हैं, ये लोग जो जाति जनगणना की बात करते हैं, ये लोग जो आर्थिक असमानता की बात करते हैं, ये वास्तव में कितने घिनौने हैं इंडिया अलायंस के लोग। ये कितने ज्यादा घनघोर एंटी हिंदू हैं, ये कितने घनघोर एंटी सनातन हैं। इनके लिए केवल मुस्लिम वोट मायने रखता है और कुछ मायने नहीं रखता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मायावती जी ने अपनी पार्टी का स्टैंड लेकर के बिल्कुल साफ कर दिया है कि शी स्टैंड्स विद द लॉ ऑफ द लैंड, शी स्टैंड्स फॉर द ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर क्लास एंड रिलीजन। और इस तरह का स्टैंड लेने के लिए बहुत साहस चाहिए, और ये बहन जी का साहस इसलिए भी प्रशंसनीय है कि लोकसभा के चुनाव में अपनी इतनी खराब प्रदर्शन के बावजूद, अपने किसी वोट बैंक की परवाह ना करते हुए बहन जी ने एक टफ पॉलिटिकल स्टैंड लिया। और ये सबक है समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, कि आपके लिए अपना वोट बैंक और राजनीति और लोकसभा में सीटें इंपॉर्टेंट है या मानव की जान इंपॉर्टेंट है।
समाजवादी पार्टी ने कहा कि ना, हमारे लिए हमारा वोट, हमारी पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, लोग मरते हैं तो मरते रहे। तो इन दिस नहीं, कंटेक्स्ट ये बहन मैंने जी का मैंने बहुत मैंने बहुत इसलिए मामूली वाला है। इसलिए पाठकों को उनका ये बयान दिखाया है, पढ़ाया है। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि क्या भविष्य में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच किसी तरह की राजनीतिक समझबूझ या गठबंधन की गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि जी। वैचारिक स्तर पर मायावती जिस तरीके से अब सरकार के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, कम से कम आतंकवाद को निपटाने के मामले में, वो तो बहुत बड़ा संकेत है। देखिए, आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी की 3 बार सरकार यूपी में बीजेपी के सपोर्ट से बन चुकी है। 1995 में, जून 1995 में, मार्च 1997 में और मई 2002 में 3 बार सरकार बन चुकी है बीजेपी के सपोर्ट से। और ये मार्च 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने स्वयं अपने बल पर विधानसभा में बहुमत प्राप्त किया था और सरकार बनाई थी और 5 साल चलाई थी। तो अब जो परिस्थितियां बन रही हैं और जिस तरीके से बहन जी ये देख रही हैं कि दलित समाज हमारा अगर बिखर रहा है, अगर इसको एकजुट करना है, तो कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग अगर उनकी अगर भारतीय जनता पार्टी से हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और दूसरी बात, ये सेकुलर और कम्युनल और फासिस्ट जो लोग बीजेपी को कहते थे पिछले 50 सालों से, तो अब कोई भी नेता कितना बड़ा सेकुलर हो, कितना बड़ा सेकुलर का चाचा हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, अब बीजेपी के आगे सांप्रदायिक और फासिस्ट कहने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। और वो अगर वो कहें चाहे ना कहें, मुस्लिम वोट तो बीजेपी के खिलाफ ही जाना है। तो अगर बहन जी ने अगर ये फैसला किया है, तो अगर ये कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग उनकी अगले चुनाव में बन जाए और पावर शेयरिंग हो जाए, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? और फिर ये तो और उसके अलावा राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है। जो परिस्थितियां होती हैं, जैसा समीकरण बनता है और जैसे समाज में नए नए मुद्दे उभरते हैं, उसके आधार पर निर्णय होते हैं और हर पार्टी करती है। अब आजकल जो है एक सोशल मीडिया में वीडियो बहुत घूम रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 10 साल पहले चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। अरे भाई, दे रहे थे बिल्कुल, उस समय परिस्थितियां अलग थी, आज परिस्थितियां अलग है। तो आज वो भाषण दे रहे हैं, लेकिन जो लोग ये बताते हैं वो भूल जाते हैं कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार में जनसंघ शामिल था, जो 1980 में बीजेपी बनी। 1989 में वीपी सिंह की सरकार बीजेपी के 86 एमपी के समर्थन से बनी थी। 1989 में मुलायम सिंह यादव भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। तो ये सब चीजें, ये राजनीति इतिहास के आधार पर नहीं चलती है, वो 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 वर्तमान के आधार पर चलती है और फ्यूचर प्रोजेक्शंस के आधार पर चलती है। तो इसलिए 2027 में क्या स्थितियां होंगी हम नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान तो जो बहुजन समाज पार्टी की हालत है, ये बात बहुत साफ है कि बहुजन समाज पार्टी को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही गहराई से अपने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना होगा। तभी वो आने वाले जो विधानसभा चुनाव की लड़ाई लड़ सकती है, और उसमें बहुत समय नहीं बचा, केवल 2 साल ही बचे हैं। अब आते हैं दूसरे विषय पर। मेरे पास सुबह एक कॉल आई झारखंड से और उनका कहना था कि साहब, योगी जी हमारे माथे के तिलक हैं। हम इस बात को लेकर के चिंतित हैं, जिस तरह के लोकसभा के चुनाव आए हैं, इनका इम्पैक्ट कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव पर तो नहीं पड़ेगा और योगी जी की जो वापसी है वो मुश्किल तो नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। आपका क्या आकलन है? देखिए, ऐसा है, योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने से लगातार के बाद से लेके आज तक 8 साल पूरे हो चुके हैं। और ये जो राजनीतिक गलियारों जो है और जिसको हम लोग अपनी भाषा में चड्डू खाना कहते हैं, ये इस तरह की चर्चा लगातार चलाई जाती है। बस ये लोग आज तक केवल ये चर्चा नहीं चला पाए कि मोदी और वो पीएम में और अमित शाह में भी डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं। अमित शाह में और मोदी में झगड़ा है, पीएम में और योगी में झगड़ा है। पीएम जो है योगी की पॉपुलैरिटी से थोड़ा डरे हुए हैं और चिंतित हैं।
ये सब अनाप शनाप उल जलूल बेसिर पैर की बातें लगातार 8 साल से चल रही हैं। और इस साल और इस चुनाव में भी खुद चली। अपोजिशन को लगा कि अगर बीजेपी के वोट बैंक में के बीच में हम एक दरार खड़ी कर देंगे, हम एक शक की सुई पैदा कर देंगे। अरविंद केजरीवाल लखनऊ आए और उन्होंने आते बयान दिया कि साहब बीजेपी चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी। अरे भाई, तुमको जो है 2 हफ्ते की जेल की तुमको पैरोल मिली थी। तुम उस दौर में कैंपेन करने आए तो अपने भविष्य की चिंता करो। तुमको 2 तारीख को जेल जाना था, आप जेल चले गए। आपको योगी आदित्यनाथ की क्या चिंता है? योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री तय होता है। और जिन लोगों अब इन लोगों की राजनीति की इतनी अल्प समझ के बारे में मैं क्या कहूं, जो ये समझते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा। अरे भाई, कोई इसका कोई ठोस राजनीतिक आधार भी तो बताइए। तो ये केवल और सोशल मीडिया में आप देखते हैं, लोगों को समय काटने के लिए कोई ना कोई उल जलूल गप चाहिए। तो ये केवल उसी गप का हिस्सा है। और यूपी के इतिहास में मैं पहली बार देख रहा हूं, गांधी नेहरू परिवार के बाद कोई एक ऐसा नेता पैदा हुआ है जिसकी ऑल इंडिया अपील है। योगी जी केरल भी जाते हैं, आसाम भी जाते हैं, गुजरात भी जाते हैं, महाराष्ट्र भी जाते हैं, मध्य प्रदेश भी जाते हैं, हरियाणा भी गए, पंजाब भी गए, राजस्थान भी गए, आंध्र प्रदेश भी गए, कर्नाटक भी गए। ऐसे कितने नेता हुए हैं यूपी में बीजेपी के, मुझे बताइए। एक नहीं हुआ है, ही इज द ओनली लीडर। तो ऐसे नेता के बारे में बिना किसी ठोस आधार के, बिना किसी राजनीतिक रैशनेल के ये गैर जिम्मेदार बात कह देना, ये तो फैशन बन गया है। तो इसलिए, और इसका केवल एक उद्देश्य होता है कि बीजेपी का जो कोर सपोर्टर है उसको भ्रमित करना, उसको कंफ्यूज करना, और बीजेपी के प्रति जो या मोदी या योगी के प्रति जो जो उनके प्रति विश्वास से आकर्षित होकर के जो नया समर्थक वर्ग, नया वोटिंग क्लास जुड़ रहा है, उसको जुड़ने से रोकना, और जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है उसको दूर करना। ये इसके पीछे एक गेम प्लान होता है, ये बेमतलब नहीं होता है। तो ये और जो बीजेपी विरोधी क्लास है, जो आपके यूट्यूबर दिल्ली में बैठे हुए हैं, नोएडा में बैठे हुए हैं, वो लगातार इस तरह के नैरेटिव को चलाते रहते हैं। लगातार 2022 में यूपी असेंबली चुनाव हुआ था, ये सब के सब जो है यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा रहे थे। तो इनको ये नैरेटिव चलाना है और इनको लगातार बीजेपी के खिलाफ अविश्वास पैदा करना है। लेकिन इनके दुख की बात यह है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं पूरे देश में। हालांकि बीजेपी का वोट थोड़ा कम हो गया यूपी में, करीब 65 लाख वोट कम हो गया, लेकिन ठीक है, वो तात्कालिक परिस्थितियां थी। अपोजिशन की जो है साजिश कामयाब हो गई कि साहब आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो अब की बात चल गया। लेकिन ये योगी और मोदी, योगी और अमित शाह, ये कॉन्फ्लिक्ट और दरार और ये सत्ता संघर्ष, पावर स्ट्रगल, ये सारी बातें का केवल एक ही मकसद होता है कि बीजेपी के समर्थक वर्ग में निराशा का भाव पैदा करना, नए वोटर को जुड़ने से रोकना, और जो जुड़ा हुआ है उसको भगाना। तो इसलिए जो झारखंड के मित्र को आप बता दीजिए कि ये सारी बेसरकार की बातें हैं, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो बहुत ही नेफेरियस है, बहुत ही निम्न कोटि का है, और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का है। और ये चलता रहेगा, ये कम नहीं होगा। कि 2027 में भी रहेगा, और 27 के चुनाव के बाद ये कहा जाएगा कि अब की बार योगी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और जब वो तीसरी बार बन जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद तो इनको हटा ही दिया जाएगा। तो ये चलता रहेगा ये। और जो लोग इस बात को गंभीरता से लेते हैं बहुत, तो उनको ये आदत डाल देनी चाहिए कि कुछ ना कुछ बीजेपी की लीडरशिप को लेकर के और बीजेपी के बड़े नेताओं को लेकर के अफवाहों का बाजार ऐसे ही चलता रहेगा, और उसका उद्देश्य क्या है, उसकी नीयत क्या है, मैंने आपको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए। थैंक यू सर। और आप सबसे भी अनुरोध है, आपको अगर प्रोग्राम अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाएं, अपने कमेंट भी दें, और वीडियो को अपने मित्रों को शेयर भी करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचते रहें।
वीरेंद्र जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।